भी दिया होगा, आपने पढ़ा होगा सोशियोमेट्री के बारे में। तो बहुत बार ऐसा होता है, हम जनरली देखते हैं कि जब भी हमें कोई एक ग्रुप में किसी का सिलेक्शन करना होता है, सपोज एक क्लास में एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में किसी रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है, तो ये टेक्निकल मेथड है जो मोस्टली यूज होता है सोशियोमेट्री। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक हैं सोशियोमेट्री की, अलग अलग तरह की टेक्निक हैं, और बहुत सारे मान लो सोशल साइंस एक्सपर्ट्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह की टेक्निक डेवलप की हैं सोशियोमेट्री की। तो उनमें से एक टेक्निक है, बड़ी इजी टेक्निक है, कि किस तरह से हम कोई बायसनेस ना हो, किसी तरह का कोई हमारा पर्टिकुलर जजमेंट ना हो किसी एक को लेके, और रैंडमली किस तरह से हम एक ग्रुप में एक सिलेक्शन कर सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव है या हम एक मॉनिटर है या पर्टिकुलर एक मतलब ग्रुप में किस तरह से हम किसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, उसकी टेक्निक है। बेसिकली इसमें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है एक ग्रुप में, आपस में लोगों का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसको भी हम असेस कर सकते हैं। और इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप मेंबर, किस तरह का ग्रुप मेंबर्स में इंटरेक्शन है, किस तरह से मान लो हम ग्रुप के अंदर किसी रिप्रेजेंटेटिव को, या एक हायरार्की अगर हमें बनानी हो एक ग्रुप में, तो वो हायरार्की भी हम बना सकते हैं। तो सोशियोमेट्री, सोशियो मतलब सोशल मेट्री मतलब मेजर्स, असेसमेंट। तो हम किस तरह से एक सोशल रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हैं टेक्निकल मेथड से, तो उसके बारे में ये टेक्निक है। सोशियोमेट्रिक बेसिकली मेजर ऑफ सोशल रिलेशन, और यू कैन से डिग्री ऑफ रिलेटेड अमंग पीपल, मतलब कितने एक दूसरे से आपस में कोरिलेटेड हैं, आपस में रिलेटेड हैं इंडिविजुअल्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप में। दूसरा, किसी की पॉपुलैरिटी अगर हमें ग्रुप में देखनी है, कोई लीडर, मॉनिटर, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में हमें सिलेक्ट करना है, तो हम इस टेक्निक से कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जो ग्रुप है, उस ग्रुप में सपोज इफ यू हैव 10 मेंबर्स ग्रुप, तो नॉर्मली अगर हम पूछे कि भी आप में से किसी को लीडर बनाना है या रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, या आप में से सबसे पॉपुलर कौन है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए ये एक रैंडम टेक्निक है जो कि आपस में वो चीज बता सकती है। Sociometry is a method of describing, discovering and evaluating social status, social structure and social development through measuring the extent of accepting or rejecting between individual and group. तो यहाँ हम रिजेक्शन की बात जो कर रहे हैं, रिजेक्शन इज बेसिकली डिसलाइकिंग। क्योंकि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर जिस तरह से हम वोट भी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, तो एक पार्टी को हम वोट करते हैं, दूसरी पार्टी को हम नहीं करते हैं, तो उसमें भी जो सिलेक्शन हम जो प्रोसीजर हम रखते हैं, इसी तरह का प्रोसीजर इसमें है। और क्योंकि बिकॉज वी आर फ्रॉम साइकोलॉजी फील्ड एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप कॉन्फिडेंशियल, एंड दिस मेथड इज लाइक यू कैन कीप कॉन्फिडेंशियल वेरी इजीली। नॉर्मली आपकी प्रैक्टिकल के लिए जो है, प्रैक्टिकल इन एमएपीसी, उसमें आप म्यूचुअली भी कर सकते हैं कि आप एक ग्रुप बना के, 10 लोगों का एक ग्रुप बना के, 5 लोगों का एक ग्रुप बना के आपको जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करना है, तो वो आप अपने नियर बाई यू कैन डू दिस। आप उसके लिए पर्टिकुलर एक मान लो चिट सिस्टम है जो हम ड्रॉ सिस्टम बोलते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। मान लो इंडिविजुअल को कोड्स भी दे सकते हैं। कोड का मतलब है कि किसी की कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी ना हो, एंड जो रिस्पॉन्स करते हैं जो मेंबर, उनके रिस्पॉन्स को भी आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिकल के लिए आपको जो कन्वीनियंट लगे उस ग्रुप में, कि आप म्यूचुअली उस चीज को, जैसे कि हम जब भी क्लास होती थी, अभी से पहले जब क्लास हुई है, तो हम क्लास में ही एक प्रैक्टिकल ग्रुप बनाते थे 10 लोगों का, और वो 10 लोगों को हम नंबर्स दे देते थे 1 2 3 4 5, क्योंकि वो सारा वहां पर सब दिखाई देता था, कौन कौन नंबर है किसका, मान लो कि 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है। तो क्योंकि वो म्यूचुअली था, वो हम सिर्फ प्रैक्टिकल सीखने के पर्पज से करते थे।
बट अगर इसको हम टेक्निकली जो इसका यूज है, वो यूज में हम कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब अगर पर्टिकुलर एक ग्रुप में किसी का सिलेक्शन करना हो तो वहां कॉन्फिडेंशियलिटी है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन के रिस्पॉन्सेज ना पता चले उसने क्या दिया क्या नहीं दिया। उसमें जो इंटर कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होता है, आपस में जो रिलेशनशिप है वो बनी रहती है और कोई पता नहीं चलता कि किसने किसको क्या रिस्पॉन्स दिया। तो आप इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के टाइम पे जब आप कंडक्ट करेंगे। तो एम क्या है? एम जो आप अपनी प्रैक्टिकल में लिखेंगे, टू मेजर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड टू डिसाइड द पोजीशन और स्टैंड ऑफ ग्रुप मेंबर थ्रू सोशियोमेट्री मेथड, कि वो ग्रुप में कहाँ लाई करता है, वो पर्सन कहाँ अपने आप को पाता है, कहाँ मान लो एक पर्सन है वो एक पूरे ग्रुप में कौन से सीरियल सीक्वेंस में आता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। दूसरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसको हम मेजर कर सकते हैं आपस में। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आप अपनी प्रैक्टिकल में लिखेंगे वहां आपको सोशियोमेट्री का लिखना है, व्हाट इज सोशियोमेट्री, व्हाट इज व्हाट इज द यूज ऑफ सोशियोमेट्री, और आप उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सकते हैं रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ग्रुप में कैसी होती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब आप अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं, 2 पेजेस में, 2 पेजेस कम से कम लिखो। और उसमें बहुत सारा मटेरियल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, व्हाट इज सोशियोमेट्री एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सोशियोमेट्री, एंड यू कैन फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट आल्सो। तो ये यूनिक होना चाहिए सबका, मान लो अपनी लैंग्वेज में अपने अपने आप लिखा होना चाहिए, आप अपना समझ के उस चीज को यू कैन राइट डाउन। देन जो डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद जब आप टेस्ट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी आगे जो लिखा हुआ है इसमें, कि हम हर एक मेंबर को एक कोड देते हैं। ठीक है, कोड देने में क्या होता है कि एक पहली चीज हम नाम नहीं रखते, तो जब हम कॉन्फिडेंशियली किसी को रिस्पॉन्स करते हैं तो उसमें अगर हम कोड देंगे तो कोड में ये नहीं होता ये नाम है, वो कोड भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। एवरी मेंबर सिलेक्ट 3 लाइक एंड 3 डिसलाइक मेंबर्स। तो जो क्राइटेरिया है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक भी हैं जहां म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल इन द सेंस कि किसी एक ने किसी को लाइक किया, उसने उसको लाइक किया। नॉर्मली होता है कि अगर हम ओपनली करते हैं तो एक दूसरे को रिस्पॉन्स करना कि भी किसी ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है और तो मैं भी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वो म्यूचुअल रिस्पॉन्स बोलते हैं। बट अभी यहाँ जो हम आज टेक्निक कर रहे हैं इसमें म्यूचुअल नहीं है, इसमें हम 3 लाइक्स एंड 3 डिसलाइक मेंबर। तो हम जैसे कि अगर मान लो 10 का ग्रुप है तो 10 के ग्रुप में आपको 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव ये रिस्पॉन्सेज करने हैं। कि भी एक ग्रुप है, ये बोला गया, सपोज किसी एक कंपनी में ये बोला गया कि ओके ये 20 लोग हैं, इन 20 लोग में आपको अपना एक लीडर सेलेक्ट करना है, आपको एक ग्रुप बनानी है, हमें कोर कमेटी बनानी है, उस कोर कमेटी के लिए हमें इंडिविजुअल चाहिए। तो आप पूरा 20 लोग हैं, 20 लोग आप बताइए। तो उसमें क्या है कि आपको बेस्ट जो 3 लगते हैं कि आपको लाइकिंग जो है 3 लाइकिंग और 3 डिसलाइकिंग, ये नहीं है, ये नहीं होने चाहिए और ये होने चाहिए। तो उन 3 लाइकिंग में कोई हायरार्की नहीं है, वो सेम होगा पैरेलली। अगर वो कोई पर्सन 3 लोगों को रिस्पॉन्स करता है तो वो इक्वल प्रिविलेज होगी उनके लिए, उसमें किसी तरह का ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सिंपल वे में हम कोड करेंगे पहले ग्रुप को, जैसे आप 10 लोगों का ग्रुप लेते तो आप उनको नंबर्स या अल्फाबेट्स या कुछ भी ऐसे कोड दो। दूसरा, हर एक मेंबर दूसरे मेंबर को 3 लोगों को सिलेक्ट करेगा लाइकिंग में, मीन पॉजिटिव देगा रिस्पॉन्स, और 3 लोगों को नेगेटिव देगा। तो अभी आगे आपको पता चलेगा, मैंने प्रैक्टिकली इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है यहाँ। तो देयर व्यू बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, हेल्पिंग नेचर, लीडरशिप स्टाइल, नेचर, कुछ भी हो सकता है। मान लो उसका पर्सनैलिटी है या आपका जो ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, ज्यादातर यू कैन से दैट कि भी आप किसको पसंद करते हैं। ठीक है, वो पसंद करने का जो क्राइटेरिया है वो आप भी डिसाइड कर सकते हैं, और आप कॉमनली एक क्राइटेरिया बोल सकते हैं, जैसे कि भी उनकी स्किल्स है उसके बेसिस पे। वो डिपेंड करता है कि हम सोशियोमेट्री का यूज कहाँ कर रहे हैं। सपोज अगर एक कंपनी में किया तो भी लीडरशिप स्टाइल है कि भी एक हमें आपका सुपरवाइजर ढूंढना है, तो सुपरवाइजर की जो एबिलिटी स्किल्स होंगी वो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में कि भी
Based on these skills, you have to give 3 liking and 3 disliking responses. तो डिपेंड करता है, अगर क्लास में मॉनिटर है तो सिंपल यू कैन से दैट कि क्लास में मॉनिटर आपको है, मॉनिटर की जो स्किल्स होती हैं आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये कुछ भी डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, लाइक व्हेन वी आर यूजिंग सोशियोमेट्री, तो उसके बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं. दिस विल बी कॉन्फिडेंशियल. जो ड्रॉ सिस्टम करते हैं हम, तो ड्रॉ सिस्टम में पता नहीं होता कि किसका नाम क्या है, उस तरह से हम कर सकते हैं. इफ यू लाइक, मान लो आप, अगर मान लो एक मेंबर दूसरे को पसंद करता है तो उसमें आपको पॉजिटिव एक है, प्लस का निशान जो है वो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स. और डोंट लाइक और यू कैन से डिसलाइक, तो उसमें हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है. ए मेंबर कैन गिव दिस फीडबैक टू एनी वन इन ग्रुप. मान लो कोई भी पर्टिकुलरली किसी को भी दे सकता है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली कि भी इसी को देना है, जो भी 10 मेंबर्स हैं उसको देना है. दूसरा खुद को नहीं देना है, अपने आप को नहीं देना है रिस्पॉन्स. ठीक है, तो आगे की जो शीट है उसमें आप समझोगे इस चीज को. दो मेन इंपोर्टेंट इसमें कंटेंट हैं, एक है सोशियोग्राम और एक सोशियोमेट्रिक. तो सोशियोग्राम का मतलब क्या है? सोशियोग्राम ये दिखाता है, सोशियोग्राम इज बेसिकली लाइक ए ग्राफ. तो एक ग्राफ टाइप होता है जिसमें कि आपको पता चलता है किस पर्सन को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स. अगर आपने देखा हो, मैं अगर बात करूं आपसे एग्जांपल के तौर पे कि suppose we want to find out that which city is like more which city have more traffic of airlines. जो हमारी जो एयरलाइन है, एयरलाइंस में सबसे ज्यादा बिजी सिटी कौन सी है इंडिया में. तो अगर आप उसको मैप पे दिखाना चाहेंगे तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि जहां हमें पता चल सकता है, जहां से फ्लाइट, जिस प्लेस से फ्लाइट जाती है, जिस प्लेस तक फ्लाइट जाती है, तो एक ऐसा स्पेस है जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारी फ्लाइट्स आती हैं. तो वहां देखोगे कि जो पर्टिकुलर अलग अलग सिटीज से वहां पर एक पर्टिकुलर लाइन बना देते हैं और उससे पता चलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा फ्लाइट आती है. तो सोशियोग्राम उस तरह का होता है कि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पता चलता है कि वो कहाँ से कोरिलेटेड है, जो सबसे ज्यादा कोरिलेटेड होगी वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगा. तो इसका मतलब क्या है, वो सोशियोग्राम बोलते हैं उसको. अभी आगे आएगा, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा. सोशियोमेट्रिक जो है, सोशियोमेट्रिक का मतलब है कि हम एक जो रिलेशनशिप है पर्टिकुलर, जो पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हैं, वो एक टेबल के तौर पे हम दिखाते हैं. एक टेबल बनती है, उस टेबल पे हमें पता चलता है कि किसके रिस्पॉन्सेज ज्यादा हैं, किसके रिस्पॉन्सेज कम हैं. तो ये सोशियोग्राम और सोशियोमेट्रिक्स होता है. लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ ए ग्रुप, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, इसमें आपको कोई मैनुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है. फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक मेल आई है जिसके अंदर 5 PDF फाइल्स हैं, छोटी छोटी 1 2 पेजेस की. और उन पेजेस में मेंशन है कि किस तरह से प्रोसीजर रखना है. उसमें आप देखोगे एक ग्राफ बना हुआ है, उसमें आप देखोगे एक मान लो कि एक पर्टिकुलर सर्कल टाइप बना हुआ है, जाल सा बना हुआ है कैसे, उसको सोशियोग्राम बोलते हैं. तो इसमें आपको लिस्ट ऑफ मेंबर चाहिए, जितने भी मेंबर्स आपके ग्रुप में होंगे उन मेंबर्स की लिस्ट चाहिए. उनका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपको लेना है, उनको एक अरेंज करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं. और अगर कम लोग हैं तो रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं तो आप कर सकते हैं. पेपर, पेंसिल, इरेजर, व्हाइट बोर्ड, सोशियोमेट्री, डिस्क्रिप्शन स्टेप्स, ये सब चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं. इसमें आपको इसमें किसी मैनुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मैनुअल देखना पड़ेगा. फिर आता है कि जो सोशियोमेट्रिक्स है, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं उसको. स्टार्टिंग में हम सोशियोमेट्री जो है, सोशल रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसको मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कोई मेंटर है, कोई लीडर है, किसी तरह का हमें सिलेक्शन करना है, तो ये एक अनबाइज्ड टेक्निकल मेथड है जिसके बेसिस पे हम वो कर सकते हैं. दूसरा, सोशियोमेट्री में हमें एक ग्रुप चाहिए. ग्रुप में 5 से 10 लोग, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप स्मॉल ग्रुप रख सकते हैं, 10 तक आप रख सकते हैं, 10 लोगों का.
और उस 10 लोगों में आपको देखना है आपस में कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको नापसंद करता है. लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, बेसिकली दीज आर द रिस्पॉन्सेज. If like will be there, that you will give positive plus sign, and if dislike then you will give minus sign. तो वो जो प्लस और माइनस है उनको हमें काउंट करना है, आगे जाके हमारी जो स्कोरिंग है उसमें हेल्प होगी उसके लिए. तो मोटे तौर पे देखो, दिस इज वेरी सिंपल कि हमें सिर्फ ये देखना है किसके प्लस ज्यादा है, किसके माइनस ज्यादा है, किसके पास प्लस भी है माइनस भी है, किसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है. तो ये इनको बोलते हैं कैटेगरी. तो वो कैटेगरी क्या क्या होंगी, मैंने बताया आपको कि बहुत सारी सोशियोमेट्री की टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं. और मान लो सोशल साइंस में सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या साइकोलॉजी, जितनी सोशल साइंस डिसिप्लिन्स हैं उनमें यूज होता है सोशियोमेट्री. और वो सोशियोमेट्री के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन सी कैटेगरी डेवलप होती हैं, कौन सी अलग अलग टेस्ट में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. जो हम यूज कर रहे हैं उसमें ये वाली कैटेगरी है. देयर आर 6 कैटेगरी. एंड ये जो कैटेगरी है इसमें अगर आप देखोगे तो 1 कैटेगरी इज बेसिकली मोस्ट पॉपुलर. मान लो कि एक ऐसी कैटेगरी हमें फाइंड आउट कर पाएंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर होगी. कैटेगरी ए. कैटेगरी बी इज लाइक मोर देन डिसलाइक, यानी कि यहाँ क्या होगा कि ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होंगे और कम नेगेटिव रिस्पॉन्स होंगे. सी डिसलाइक मोर देन लाइक, यानी कि यहाँ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज ज्यादा होंगे और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज कम होंगे. कैटेगरी डी इज कंट्रोवर्शियल, यानी कि इक्वल नंबर, पॉजिटिव भी उतने ही नेगेटिव भी उतने ही होंगे उसमें. ठीक है. ई जो कैटेगरी है वो है रिजेक्टेड, यानी कि पार्टिसिपेंट्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स कुछ 0 या 1 मिलेगा और बहुत ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे. जैसे 10 में से किसी को 1 मिला और 9 नेगेटिव हैं तो वो रिजेक्टेड कैटेगरी में, या किसी को 0 पॉजिटिव मिला और नेगेटिव मिले हैं और तो वो रिजेक्टेड कैटेगरी में है. नेग्लेक्टेड मतलब नो रिस्पॉन्स, उसमें ना तो कोई नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है. तो ये पर्टिकुलरली एक कैटेगरी है जो जिसमें 6 कैटेगरी हैं, जिसके अंदर मोस्ट पॉपुलर, लाइक मोर देन डिसलाइक, डिसलाइक मोर देन लाइक, कंट्रोवर्शियल, रिजेक्टेड एंड नेग्लेक्टेड. तो बहुत बार ऐसा भी है सोशियोमेट्री का जो काउंसलिंग साइकोलॉजी में किस तरह से एक रोल प्ले होता है कि अगर हमें पता चले देयर आर सम पर्सन लाइक हु आर रिजेक्टेड और नेग्लेक्टेड, तो उनमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, उसमें कहीं ना कहीं उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज हैं. तो इस तरह की चीजें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वी कैन टेक ए डिटेल इंटरव्यू एंड वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाई दिस पर्सन आर इन रिजेक्टेड एंड नेग्लेक्टेड कैटेगरी. तो उसमें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उस ग्रुप का, उस ग्रुप के अंदर वो भी हम असेस कर सकते हैं कि ये लोग नेग्लेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं, और उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो डेफिनेटली एडजस्टमेंट इश्यूज, इंटरपर्सनल इश्यूज या पर्सनैलिटी के इश्यूज, कुछ भी इस तरह के रीजंस अगर हम डिटेल इंटरव्यू लेंगे तो मिलेंगे. और उसके बेसिस पे हम एक ग्रुप थेरेपी भी रख सकते हैं, हम इंडिविजुअल काउंसलिंग भी रख सकते हैं, और जिसके बेसिस पे उसके अंदर ग्रुप कोहेसिवनेस और बढ़ाया जा सकता है. ठीक है. तो टेल मी, यहां तक कोई आपको कुछ ऐसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको समझ आया? जिनको मेल नहीं मिला है वो मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम है. वैसे मैं आपको ये पीपीटी भेजूंगा, इसमें सब कुछ मेंशन है स्टेप बाय स्टेप. मिनिमम नंबर कैन बी 5, बट आपकी प्रैक्टिकल के लिए कम से कम 10 लोग रखो. 10 कम से कम रखो, ताकि आप जो कैटेगरी है वो हम कैटेगराइज कर पाए उसको इजीली. और 10 नंबर स्मॉल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप नहीं. सोशियोमेट्रिक्स आपने सुना भी होगा. एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी होती है जो हम SPSS या एक्सेल के थ्रू भी निकाल सकते हैं. बहुत बड़ा ग्रुप हमारे पास होता है तो उसमें हम इस तरह की चीजों को जिसके लिए हम फिर टेक्निक जो
सॉफ्टवेयर से हेल्प लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम सोशियोमेट्री निकाल सकते हैं। Pratibha is saying that I did sociometry in my school with third grade learner and found popular etc. student. Very good. तो ओके, एनी यहां तक आपको क्लैरिटी है? Akanksha, Kanwar, you can do this online also. आप एक फॉर्मेट बना के किसी को भेज दीजिए, वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा। जो आप 10 लोग हैं एक ग्रुप में, बेसिकली ग्रुप की डेफिनेशन ही क्या है, देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रुप कब बोलेंगे, जब आपस कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉमन चीज होती है। सपोज अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने जो 10 लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं जो आपके वर्किंग प्लेस में हैं। आप स्टूडेंट्स हैं तो आप आपस में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ग्रुप में एक दूसरे को जानना जरूरी होता है। इसलिए इस ग्रुप में आप उन लोगों को लीजिए जो आपस में एक दूसरे से अवेयर हों, एक दूसरे को जानते हो। तो वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं कि आप अपना एक, मैं अभी शीट दिखाऊंगा आपको, तो वो शीट आप ऐसे बना के आप भेज सकते हैं और भेज के आप वो रिस्पॉन्सेज करेंगे, उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट। फैमिली मेंबर्स में ले सकते हैं, बट फैमिली मेंबर्स में फिर आप ग्रुप बना देंगे, ठीक है, वो एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कि अच्छा ये किसने, मेरे को डाउट रहेगा उनको आपस में, फिर ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, फिर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसलिए। So just try to avoid. You can take friends, you can take your colleagues. It will be easy. Yes, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें हम इन्हीं 6, क्योंकि देखो आपको जो भी प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं वो क्लियर करो आप अपने पहले, कि जो भी प्रैक्टिकल्स आपको करवाए जाते हैं, जो आपकी हैंडबुक में प्रैक्टिकल हैं और जो हम यहाँ कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वहां कोई कंपल्शन नहीं है कि जो हैंडबुक में है वही टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए, एक पर्टिकुलर किसी चीज का टेस्ट है, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे। तो वो कन्वीनियंस क्या है आपके लिए, वो टेस्ट हम करवाते हैं। और वो जो टेस्ट आपको करवाया जाता है जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो वो प्रैक्टिकल उसी प्रैक्टिकल के बेस पे होगा जो कंडक्ट होता है, ठीक है। तो आप करके फोकस करिए उसी चीज पे जो आपको करवाया जाता है। तो जो कैटेगरी हमने दी है यहाँ, वही कैटेगरी आपको यूज करनी है। जो लाइकिंग है, बेसिकली लाइकिंग मैंने बताया आपको कि जो ऑब्जेक्टिव है आपका, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे यू कैन से दैट लाइकिंग। आई एम ऑडिबल? हेलो? ओके ओके ओके, somebody wrote that I am not audible. तो जो हम जो ग्रुप बना रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव आप रखिए। दिस इज सिंपल, डोंट गो इन डेप्थ कि क्या होगा कैसे होगा, जस्ट आपको कोई पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया रखिए। जैसे कि आपको अगर फ्रेंड्स है तो उस फ्रेंड्स में आप देखिए कि कौन सबसे सुपोर्टिव है, आपके ग्रुप में सबसे ज्यादा सुपोर्टिव कौन है। 10 लोग हैं और ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, क्या एक जो आप असेसमेंट करेंगे उसका क्राइटेरिया आप क्या रखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा सुपोर्टिव है। आप 10 लोगों की लिस्ट बनाइए, उनको आप क्योंकि आप आपस में जानते हैं तो आप नाम बता सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गिव कोड कि पहले नंबर का ये है, दूसरे नंबर का ये है, और आपको रिस्पॉन्सेज देने हैं उसमें, ठीक है। तो जब आप ये कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि किसने किसको रिस्पॉन्स किया, लेकिन जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं चलेगा कि किसने किसको रिस्पॉन्स किया। तो इसलिए आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी रख सकते हैं। यस, जब हम टेस्ट कर लेंगे उसके बाद है ये कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कैटेगरी बेसिकली जिस तरह से हमारे नॉर्म्स होते हैं उस तरह से इस टेस्ट में ये नॉर्म्स हैं, जिसके बेसिस पे हमें स्कोर आने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या कैटेगरी होती है। तो ये कैटेगरी जो है, अभी आपको एग्जाम्पल्स अभी आगे बताएंगे, तो उस एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये जो कैटेगरी है किस तरह से आती है, ठीक। तो आई होप कि आप
सबको क्लियर है इस यहाँ। नेक्स्ट, जो सपोज मैंने एक ये ग्रुप लिया एग्जाम्पल, और उसमें जो ग्रुप कॉमन ग्रुप है वो बेसिकली दे आर ऑफिस मेट, दे आर कलीग, ठीक है। तो मैंने 10 लोगों का एक ग्रुप लिया, उन 10 लोगों को मैंने यहाँ कोड दिया 1 to 10, एक कोड दिया मैंने, और इस कोड के बेसिस पे मान लो ये कोड हमें बताना पड़ेगा, हमें ये पूरे ग्रुप को बताना पड़ेगा कि मोहन का 1 कोड है, राजू का 2 कोड है, बीटू का 3 कोड है, जैम का 4 कोड है, परी का 5 कोड है। तो ये कोड हमें बताने पड़ेंगे। ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है, पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल, हम दूसरी प्रैक्टिकल में लिखते हैं, हम एक पर्सन के बारे में डिटेल लिखते हैं ना, नाम, एज, उसका प्रोफेशन या जो भी है हम पर्टिकुलर लिखते हैं। तो बट यहाँ इस प्रैक्टिकल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको पूरे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। तो उसकी जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं और आप डिटेल में लिख भी सकते हैं उसको। तो जो प्रोफाइल लिखनी होती है हमें प्रैक्टिकल में, तो उसमें हमने 10 लोग लिया, तो एज और जेंडर हमने क्राइटेरिया लिया है उसमें कि उनकी कितनी एज है, वो किस जेंडर क्या है। तो ये पर्टिकुलरली अगर हम डिटेल में अगर जाएं तो और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ये वो, और पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए भी आप कोई पर्टिकुलर अगर रखना चाहें कोई चीज आगे जाके कि भी आपको पता चले, जैसे कि न्यू ज्वाइनिंग है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन है उस कंपनी में, तो वहां पे भी थोड़ा सा हमें पता चल सकता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो हम उसके लिए भी काउंसलिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको एक सिंपल एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप में आपको 10 लोग रखने हैं, उस 10 लोग की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप करनी है। उसके बाद प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिपरेशन जो है, रेपो है, इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस हैं, जो दूसरी प्रैक्टिकल्स में आप लिखते हो वो लगभग सारी एक जैसी है। रेपो में आपको ग्रुप का लिखना है, दैट यू हैव टू make a repo, you will tell the objective of the this test, and आपको उनको बोलना है कि भी that everything will be confidential जो प्रिपरेशन में है। और आप एक ग्रुप बनाएंगे, प्रिपरेशन में एक ग्रुप बनाएंगे, स्मॉल ग्रुप है 10 का, और वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोफाइल है वो शेयर करेंगे सबके साथ। और आप ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि किस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, सपोज मैंने अभी बताया आपको कि एक फ्रेंडशिप आपके एक ग्रुप है तो उसमें सपोर्टिव नेचर किसका है, सबसे अच्छा हेल्पिंग नेचर किसका है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन में से है। इंस्ट्रक्शंस में है कि भी दैट यू विल गिव 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव रिस्पॉन्स, और आपको 3 ही देने हैं वो सिंपल, और उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपके जो ऑब्जेक्टिव आपने प्रैक्टिकल के रखा है वो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशंस में है द डाटा विल नॉट शेयर विद एनीबॉडी, दिस विल बी कॉन्फिडेंशियल, एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप अपने ओपिनियन के, अपने व्यूज के हिसाब से आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इस तरह की जो कॉमन सी चीजें हैं वो आपको लिखनी है इन सारी की। आई विल शो वन प्रैक्टिकल टू यू एंड दैट यू कैन will feel confident that ki how you will write preparation, repo and instruction and precautions. Okay, so this is the main sheet, we can say sociometry sheet, और जिसको sociometrics बोलते हैं। ये एक मेन शीट है sociometrics, जिसको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से एक ब्लैंक पेपर पे एक शीट बनाइए, उस ब्लैंक पेपर पर शीट बना के यू कैन शेयर विद अदर पीपल, और यू कैन से आप इसमें एक चिट सिस्टम भी कर सकते हैं ताकि ये शीट आप बाद में आप खुद भर सकते हैं। जैसे कि आपने 10 एक चिट बनाई, छोटी छोटी चिट बनाई, और 10 चिट पे आपने नंबर लिखा, और नंबर में आपने वो 10 चिट किसी ग्रुप में दी, और उनमें से उनको प्लस लाइकिंग और डिसलाइकिंग लिखनी है 3 लोगों पे, कोई भी 10 लोगों पे। तो ये तो हमारे सामने है ये जो चीज है। अगर आप मान लो ग्रुप में कर रहे हैं जो आपको जानते हैं तो यू कैन डू दिस, अदरवाइज यू कैन मेक ए चिट सिस्टम। आप ड्रॉ कर, मान लो ड्रॉ, जिस तरह ड्रॉ के लिए हम एक चिट रखते हैं, इस तरह से हम एक चिट रखें, 10 चिट्स में नंबर लिखे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलरेडी ग्रुप को पता होता है कि ये 10 कौन कौन है, और उनके नीचे वो प्लस और माइनस लिखेंगे, 3 लोगों को प्लस देंगे, 3 लोगों को माइनस देंगे। उसके बाद आपके पास सारी चिट इकट्ठी हो जाएंगी, देन यू कैन मेक दिस सोशियोमेट्रिक शीट और सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आप बना सकते हैं, इसके बेसिस पे आप अपना वो जो भी उन्होंने रिस्पॉन्स दिया उसके बेसिस पे आपने ये शीट तैयार की है, प्रिपेयर की है।
तो इस शीट में क्या है, यहां हमने कोड दिए थे 10, जो ये कहां से आए, 1 to 10 कहां से आए, 1 to 10 यहां से आए। ये जो 1 to 10 हमने लिखा हुआ है, ये 1 to 10 यहां से आए हैं जो हमने कोड दिए उनको, ठीक है, हम वहां नाम नहीं लिख रहे। दूसरा, ये 1 to 10 कौन है, ये भी यही है, ये 1 to 10 जो है ये भी यही है कि एक पर्सन इन 10 लोगों में से प्लस और माइनस देगा, 3 लोगों को प्लस 3 लोगों को माइनस। ये जो ब्लैक स्पॉट है का मतलब क्या है कि वो अपने आप को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, 2 को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, 3 को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, 4 को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये जो ब्लैक स्पॉट है इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पर्सन है वो अपने आप को रेट नहीं करेगा, अपने आप को लाइकिंग या डिसलाइकिंग नहीं देगा, ठीक है। इसके बेसिस पे जो सब्जेक्ट 1 है, सपोज पार्टिसिपेंट 1 है, उसने पार्टिसिपेंट 2 को लाइकिंग दिया, पार्टिसिपेंट 3 को लाइकिंग दिया, पार्टिसिपेंट 4 को लाइकिंग किया, पार्टिसिपेंट 5 को माइनस दिया, डिसलाइक, डिसलाइक एंड डिसलाइक। बस कोई भी 3 रेंडमली वो अपनी चॉइस से इन जो 9 लोग बचे हैं उन 9 लोगों में से कोई भी 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव दे सकता है बेस्ड ऑन हिज और हर लाइकिंग और डिसलाइकिंग। तो इसी तरह से जैसे 2 है, 2 ने 1 को रिस्पॉन्स किया। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब ये है कि 1 ने 2 को किया, 2 ने 1 को किया, ठीक है, वो इसको बोलते हैं म्यूचुअल। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सिर्फ प्लस और माइनस को हम देखेंगे। जहां प्लस प्लस का मतलब है कि हर एक लाइन में आप देखोगे 3 प्लस है का मतलब क्या है कि 3 लाइकिंग दी है, और 3 माइनस का मतलब क्या है, 3 डिसलाइकिंग दी। इसके बेसिस पे ये पूरी की पूरी शीट हमारे पास फिल हो जाएगी। जो भी रिस्पॉन्सेज वो देंगे वो रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ लिखने हैं, और यू कैन गिव दिस शीट आल्सो। लेकिन ये शीट आप इकट्ठा नहीं दे सकते, आपको फिर शीट अलग ही देनी पड़ेगी, इसकी 10 कॉपी आपको बनानी पड़ेगी और अलग अलग उनसे फिल करवानी पड़ेगी। और यू कैन शेयर, अभी जैसे किसी ने पूछा था कि इस सिचुएशन में हम ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो आप एक एक्सेल शीट बनाइए, उस एक्सेल शीट में आप इस तरह से बनाइए और उस एक्सेल शीट को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो वहां प्लस और माइनस लिख के आपको दोबारा भेज देगा। जब आपके पास ये सारी की सारी 9 शीट्स इकट्ठी हो जाएंगी, तब उनमें से आप सिलेक्ट कर करके आप उसकी एक कॉमन शीट बना सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा होने के बाद व्हाट इज द स्कोरिंग प्रोसीजर, तो ये पूरा हमारे पास हो गया। उसके बाद हमें स्कोरिंग करनी है। स्कोरिंग में हमें प्लस और माइनस को काउंट करना है ऊपर से नीचे तक। तो जैसे हम देखेंगे इसमें 1 में 1 2 3 4 कितने प्लस हैं, राइट डाउन एन आंसर। वैसे मैंने लिखा हुआ है बट फिर भी कितने प्लस हैं कितने माइनस हैं, ओके, नाउ नॉट विजिबल। तो फर्स्ट में कितने प्लस हैं और माइनस कितने हैं फर्स्ट में, वेरी नाइस। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत एक्टिव हैं, दे हैव गुड रीजनिंग स्किल। ओके, माइनस कितना है फर्स्ट में, माइनस एक्सीलेंट 0। 2 में लाइकिंग कितनी है, लाइक्स मान लो प्लस कितने हैं और माइनस कितने हैं 2 में, 2 पार्टिसिपेंट्स के लिए टोटल प्लस और माइनस कितने हैं। जो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट रिस्पॉन्स, बिकॉज यू विल बी एबल टू डू दिस प्रैक्टिकली। जब आप अपनी स्कोरिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
This is for you, not for me. Excellent. Okay. 3 में आप अपने पास लिख भी लीजिए और मैं आपको कैटेगरी दिखाऊंगा। उस कैटेगरी के बेसिस पे आपको कैटेगराइज करना है टोटल नंबर्स को। आप अपने पास लिख भी लीजिए। ओके, अब रैंडमली एक बार बात करते हैं। आप बताइए मुझे कितने बच्चे हैं? ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। 6 में कितना है? 6 में पार्टिसिपेंट 6 कितने प्लस हैं और कितने माइनस हैं पार्टिसिपेंट 6 के लिए? एक्सीलेंट। बट मैं देख रहा हूं कुछ नाम हैं जो सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहे हैं बार बार। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बिकॉज देर आर 251 स्टूडेंट्स। तो आपको सबको लिखना चाहिए जो लोग लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब मुझे बताइए आप पार्टिसिपेंट 8 जीरो रिस्पॉन्स, यानी कि ये कैटेगरी बनती है, ये अलग से कैटेगरी है जो कि जीरो रिस्पॉन्स है। एक्सीलेंट। दोनों प्लस और माइनस जीरो हैं। नाइस। हिमांशु ठकरार ने लिखा भी है रिजेक्टेड कैटेगरी। किसी ने लिखा है नेग्लेक्टेड। ओके, वी विल सी व्हाट अबाउट पार्टिसिपेंट 9। हेलो, 9 जो है पार्टिसिपेंट, उसका आप बताइए। हो जाएगा, ओपन है। प्लस एंड माइनस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% नंबर मिनिमम। अमित सर, आपकी आवाज आ रही है हमें? कहाँ से बोल रहे हैं आप? अमित सर। एक्सीलेंट। जो 9 है, 9 में आपने बताया 2 प्लस एंड 2 माइनस। वेरी गुड। व्हाट अबाउट 10? तो जो 10 है, 10 में कौन सी कैटेगरी है? इन 10 देयर आर 4 नेगेटिव एंड 0 पॉजिटिव। ओके, एक्सीलेंट। चलो, आपने ये सारा देख लिया है, आपको पता चल गया है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको अभी तक पता नहीं चला हो कि ये स्कोरिंग कैसे करनी है? एनी स्टूडेंट जिसको ना पता चला हो कि ये स्कोरिंग कैसे करनी है? थैंक यू प्रिया। कैटेगरी हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं, जैसे पूछा किसने कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने लाइकिंग रिस्पॉन्स हैं, कितने पॉजिटिव रिस्पॉन्स है एक इंडिविजुअल के लिए, और कितने नेगेटिव रिस्पॉन्स है। जो कैलकुलेशन है, ये बनाई हुई कैलकुलेशन है, ये मान लो जस्टिफाई की हुई कैलकुलेशन है, रैंडम
जो रेंडमाइजेशन है इसका, उसके बेसिस पे बनी है। ठीक है, on to them to respond him only 6 number of idle है। हाँ, टोटल 6 रिस्पॉन्सेज हो जाएंगे आउट ऑफ 10, जिनके बारे में आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं 3 प्लस एंड 3 माइनस। 3 जो है 3 बेसिकली जो एवरेज अबव एवरेज नंबर है। आउट ऑफ 10 इफ ए पर्सन इज डूइंग रिस्पॉन्स इन 6, दिस विल बी मतलब मोर देन दिस इज 60%। बट आप चाहो तो आप 10 के 10 लोगों पे भी रिस्पॉन्स करवा सकते हैं। आप अगर चाहो तो 10 के लोगों का 10 लोगों के लिए रिस्पॉन्स करवा सकते हैं। बट उसमें जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लिखने में आपको डिफिकल्टी होगी। बट अगर हम एक्सेल शीट से या इस तरह से करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। तो आप 10 लोगों का भी रिस्पॉन्स करवा सकते हैं, बट ड्यूरिंग प्रैक्टिकल दैट वी विल गिव 3 लाइकिंग एंड 3 डिसलाइकिंग। यस, एक कैटेगरी में 2 लोग भी आ सकते हैं, बिल्कुल सही संगीता, कि रिस्पॉन्स सेम हो सकता है। किसी का कोई हो सकता है पॉपुलर कैटेगरी में 2 लोग आए, हो सकता है लाइकिंग मोर देन डिसलाइकिंग में 4 लोग आ जाएं। कुछ भी, ये जो रिस्पॉन्सेज जैसे भी होंगे उस रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे हमें लिखना है, और वही हमारा रिजल्ट होगा कि जो रिस्पॉन्सेज हैं उसके बेसिस पे जो भी कैटेगरी लाइक करती है वो हमें लिखनी है इसमें। रिबिका ग्रोवर, हमें सिंपल प्लस जो है हमारे, हमें रिस्पॉन्स देना है। एक पर्सन इन 9 लोगों के बारे में रिस्पॉन्स करेगा। जो ये पर्सन है अपने आप को छोड़ के 9 लोगों के बारे में रिस्पॉन्स करेगा। उसमें को 3 प्लस और 3 माइनस बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, प्लस का मतलब लाइकिंग है, डिसलाइकिंग का मतलब माइनस है। तो 3 लाइकिंग और 3 डिसलाइकिंग। और जब ये पूरा हो जाएगा, आपकी पूरी शीट हो जाएगी, तब आपको जो स्कोर करनी है वो स्कोरिंग ऊपर से लेके नीचे तक करनी है कि जो 1% है उसके कितने प्लस हैं और कितने माइनस हैं। जैसे कि इसमें 7 प्लस है, 0 माइनस है। अगर 2 वाला देखेंगे तो इसमें हमें 4 प्लस मिले और 3 माइनस मिले, 1 2 3 माइनस एंड 1 2 3 4 प्लस। तो इस तरह से हम ऊपर से नीचे तक करके जो हमारी स्कोरिंग प्रोसीजर है, ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा स्कोर है, ये हमारी स्कोरिंग है। इसको हमें आगे जाके उन कैटेगरी में डालना है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट डाउन दीज नंबर्स। और इन नंबर्स को देखते हुए आपको मैं अभी कैटेगरी दिखा रहा हूं, तो आपको बताना है कौन पर्सन कौन सी कैटेगरी में है। ठीक है, कौन पर्सन कौन सी कैटेगरी में है, आपको ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स देख के आपको बताने हैं। ओके, टेल मी कैटेगरी ए पॉपुलर। कैटेगरी ए इज मोस्ट पॉपुलर, तो वो कौन है? किसी ने 4 भी लिखा है और किसी ने रिस्पॉन्स दिया है 1, जिसमें पार्टिसिपेंट गोट मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और 0 नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो हमारे पास मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड 0 नेगेटिव रिस्पॉन्स में हमारे पास सिर्फ एक ही है। 0 हमारे पास जो है एक ही है नेगेटिव रिस्पॉन्स में। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या बोलती है? मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज एंड 0 नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इज मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी। तो उसमें हमारा कौन है? नंबर 1। गुड। नाउ टेल मी कैटेगरी बी।
नाउ कैटेगरी बी, कैटेगरी बी में क्या था, लाइक जो है प्लस जो है ज्यादा हो और माइनस कम हो. पार्टिसिपेंट गॉट हाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड लेस नेगेटिव रिस्पॉन्स. ओके, 4 नंबर 2 नंबर लिखा है. 1 अभिषेक, 1 will come in popular category because there are 7 and plus and 0 जो लिखा है इसमें, उसके अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेंट्स गॉट मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और 0 नेगेटिव रिस्पॉन्स. तो उसके बेसिस पे ये कैटेगरी आएगी. जो कैटेगरी एक बार आ जाती है वो दूसरे में नहीं आएगी, तो वो पॉपुलर जो है ए जो है ए में आएगा ये, क्योंकि इस तरह के डिस्क्रिप्शन और किसी के पास नहीं है. सेकेंड, फोर्थ, 5 लिखा है ऐसे 1 2 7. 1 नहीं आएगा, 1 पॉपुलर कैटेगरी में आएगा. जो कैटेगरी बी है, सिंपल लिखा हुआ है कैटेगरी बी, पार्टिसिपेंट गॉट हाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड लेस नेगेटिव रिस्पॉन्स. तो उसके बेसिस पे देखो किसके पास हाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और लेस है. जैसे ये है, तो 2 हैं, 2 and 4, इनके ज्यादा पॉजिटिव हैं, कम नेगेटिव हैं. ठीक है. अब कैटेगरी सी इज सेइंग द मोर नेगेटिव एंड लेस पॉजिटिव. मोर नेगेटिव एंड लेस पॉजिटिव, कैटेगरी सी. एक्सीलेंट, सारिका बजाज ने सारा लिख दिया पूरा. वेरी नाइस. कैटेगरी सी इज बेसिकली मोर डिसलाइक, यानी मोर नेगेटिव एंड लेस पॉजिटिव रिस्पॉन्स. This will come in category C. What about category D? Okay. What about category D? Controversial, जिसमें इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं. मतलब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होंगे उसमें, 0 नहीं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होंगे. कंट्रोवर्शियल कैटेगरी is we have only one participants who will come in controversial category. आपको डिस्क्रिप्शन देखना है. अगर कोई डिस्क्रिप्शन किसी एक कैटेगरी में लिखा है, वो दूसरी कैटेगरी में फॉलो नहीं होगा. जैसे कि बहुत सारों ने लिखा 8, तो 8 के लिए तो हमारे पास एक और कैटेगरी है जहां ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और ना कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले. दैट पर्सन नीड साइकोलॉजिकल हेल्प. मे बी he or she has adjustment issue with that particular group, or maybe that some personality issues, or you can say personality disorder, personality different type of personality pattern, or maybe some behavioral issues, maybe antisocial behavior, maybe not trusty. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है. तो वो जितने भी रीजंस अगर हमें पता चलें, दैट वी कैन टेक ए व्यू थ्रू इंटरव्यू मेथड एंड वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाई दैट पर्सन इज है. आप अगर देखेंगे, आप किसी भी ग्रुप में काम करते हैं, जो लोग वर्किंग हैं,
तो कोई 1-2% ऐसा होगा जिसको कोई पसंद नहीं, बहुत कम लोग पसंद करते होंगे। उसका रीजन भी आपके सामने ही होगा कि उसके बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका जो बिलीफ सिस्टम डिफरेंट होगा उस ग्रुप से, दूसरे लोगों से। तो वहां काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, वहां हमारे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज रिजेक्टेड। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि ये जो है और ये जो है आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, 0 या 1 स्पेसिफिक किया है, 0 या 1 पॉजिटिव रिस्पॉन्स। वहां 4-3 हो सकता है, 4-2 हो सकता है, लेकिन 4-1 होगा, 4 और 1 होगा, इट विल कम इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो अगर पार्टिसिपेंट गॉट 0 और 1 पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड मोर नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, तो रिजेक्टेड कैटेगरी में आएगा। तो कौन है इसमें? जो ये एग्जाम्पल है इसमें रिजेक्टेड कैटेगरी में, एक्सीलेंट। 9 नहीं आएगा, 9 में इक्वल नंबर है, कंट्रोवर्शियल। किसी ने 9 लिखा है, 9 नहीं आएगा। नीलम सोलंकी ने सब लिखा है पूरा सारा। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। अब वो पर्सन अपना लिखो जिसको समझ नहीं आया है। आई थिंक this is very easy and simple that we can find out the category based on the responses of positive and negative. And जो मैं आगे अभी आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं उसमें है। नेक्स्ट जो टेबल है उस टेबल में हमारा लिखा है। तो जो हमें रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, जो हम स्कोरिंग करेंगे, वो स्कोरिंग हमारी इसी के बेसिस पे होगी कि किस तरह से हम इसको जस्टिफाई करेंगे कैटेगरी वाइज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज, जो हमारे अभी रिस्पॉन्सेज सामने हैं आपके। काउंसलिंग हम इसलिए कर सकते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, जितना ग्रुप थेरेपी के बारे में आप पढ़ेंगे अपनी सेकेंड ईयर में, तो उसमें ग्रुप थेरेपी बेसिकली जो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप है, तो इस तरह से हमें पता चलता है। आप अपने खुद के आसपास के ग्रुप को देखो, आपके मान लो कोई भी सिलेक्टेड पर्सन है, मैं बोल रहा हूं आपको कि दैट यू चूज ए ग्रुप, तो आपके माइंड में 10 लोग आ जाएंगे। वो 10 लोगों में आप देखोगे कि कौन ऐसा पर्सन है जो मान लो अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता, या जो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलता है, उसको सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं या डोमिनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सनैलिटी, जो उसका जो पैटर्न है पर्सनैलिटी का, उसकी जो स्किल्स हैं, कहीं ना कहीं डाइवर्टेड हैं, और उनको उनके लिए हमें काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दूसरा, अगर कोई पर्सन है, जैसे सपोज अगर आप बात करोगे द ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, आप पूछ नहीं रहे क्वेश्चन बट मैं बता देता हूं कि हो सकता है 10 लोग हैं, दे आर लाइक नॉट गुड इन लाइक ट्रस्ट, और मे बी दे आर नॉट ऑनेस्ट, बट वन पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी मच ऑनेस्ट, मे बी जो दूसरे लोग हैं उसको पसंद नहीं करेंगे। तो थ्रू काउंसलिंग we can find out the reason behind that why the person is neglected or rejected. तो उसका हम इंटरव्यू के बेसिस पे we can जो ब्लैक स्पॉट भरा है रियाज, ये मैं बता चुका हूं। वैसे ये वो रिस्पॉन्सेज हैं जिसके बेसिस पे आपको पता चलता है, ये वन को रिस्पॉन्स नहीं करेगा,
टू अपने आप को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये दिखाता है कि ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये सारे प्लस और माइनस है, और सॉरी स्पेस है जहां पर प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स करने वाला पर्सन खुद को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दीज ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। आई एम ऑडिबल? ओके, somebody is saying that not audible। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। ओके, तो यहां तक आपको शायद समझ आ गया। दिस इज वेरी इजी प्रोसेस कि आपको 10 लोग लेने हैं, 10 लोगों को आपस में आपको एक कोड देना है, और उन 10 लोगों के साथ में आपको शेयर करना है कि आपको 3 लाइकिंग और 3 डिसलाइकिंग बतानी है। लाइकिंग में वो प्लस लिखेंगे, डिसलाइकिंग में माइनस लिखेंगे। आपको फिर उसको कंबाइन करना है 10 लोगों के रिस्पॉन्स को, और रिस्पॉन्स कंबाइन करने के पास जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह की चीज आपको मिलेगी। उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है कि कितने प्लस हैं एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स के, उसमें कितने माइनस हैं, कितने प्लस हैं कितने माइनस है। इस तरह से आपको ये एक रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे, टोटल रिस्पॉन्सेज। और इन टोटल रिस्पॉन्सेज को जो नीचे दिए हुए हैं, उन टोटल रिस्पॉन्सेज को हम ये जो कैटेगरी दी है इस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो हमारा रिजल्ट्स जो है वो इसी से आ जाए। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सेज हैं जो मैंने आपको दिखाया, ये वाली इस शीट के बेसिस पे ये रिस्पॉन्सेज हैं कि कैटेगरी ए में 1 पार्टिसिपेंट है, यानी कि जो 1 नंबर है, 1 नंबर विल कम इन पॉपुलर कैटेगरी। बी जो है लाइक मोर देन डिसलाइक में 2 and 4। तो ये मान लो एक पर्टिकुलर जो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, उसके बेस सपोज हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल गया। उसके बाद हमें देखा कि 2 लोग और हैं जो इसके नीचे हैं, तो अगर इसका सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना है, सपोज ये मना कर देता है आई विल नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या करेंगे हम, ये 2 और 4 पे चले जाएंगे। अब ये 2 लोग हैं, तो इन 2 और 4 के बारे में भी हम दोबारा सोशियोमेट्री करेंगे, सब लोगों के रिस्पॉन्सेज लेंगे कि आप 2 के बारे में बताओ और 4 के बारे में बताओ। देन वी विल कैलकुलेट एंड मेक ए एवरेज स्कोर, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं, तो वो सिलेक्शन कर लेंगे हम। तो वो रैंडमली सिलेक्शन होगा, उसमें किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं है, और सारे के सारे ग्रुप का जो इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें उन रिस्पॉन्स को देने में। तो ये कैटेगरी सी है। कैटेगरी डी में 9 है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल क्या था? जिसका स्कोर इक्वल नंबर है, 2 and 2 इक्वल नंबर। अगर हम देखें रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड में क्या है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक भी नहीं है, नेगेटिव रिस्पॉन्स ज्यादा है, तो ये रिजेक्टेड है। नेग्लेक्टेड में क्या है? कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो नेग्लेक्टेड में है। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा ये डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यू कैन मेक ए टेबल और यू कैन मेक ए ग्राफ आल्सो। ग्राफ भी बना सकते हैं आप इसका। तो आप ऊपर की साइड में एक सेंटर लाइन खींच के ऊपर की साइड में प्लस किस किस को मिला है कितना कितना, और माइनस किसको मिला है, आप इस तरह से एक ग्राफ भी बना सकते हैं। आई विल शो। ये सोशियोमेट्री की प्रैक्टिकल है, जिसमें नॉर्मली हाइपोथेसिस भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस कैन हेल्प। Interpersonal influence of group member will not be equal on same for all the member. The independent variable would be refused given to the applicable है। You can write down, but hypothetical you can write a single sentence that interpersonal relationship influence the population। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद you will write the ये कैटेगरी है। इन कैटेगरी को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि किसको ज्यादा स्कोर मिला, किसको कम स्कोर मिला, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये जो टेबल हमने बनाई उसकी तरह से है, जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हैं। ये इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट है, स्कोरिंग है, और
और ये मैं ग्राफ, यस, ये ग्राफ बना सकते हैं आप। इस तरह का एक ग्राफ बना सकते हैं जिसमें आप एक सेंटर लाइन लिखिए और 1 को, अगर ये ऊपर वाला जो रिस्पॉन्सेज है ये पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज है, ये नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हैं, तो 1 को हमारे यहाँ कितना मिला है 7, तो ये 7 यहाँ तक आ जाएगा 7। 2 को जितना भी मिला है तो वो प्लस की साइड में आ जाएगा, ये है जो, अगर माइनस की साइड में, अगर आप देखोगे 1 के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स 0 है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, पॉजिटिव में 7 है तो 7 आ गया। तो अगर आप देखेंगे 9 जो था जिसमें, या 10 देखोगे, 10 में क्या है, 0 पॉजिटिव है लेकिन 4 यहाँ तक आ सकता है, 4 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज है। तो ये दूसरी प्रैक्टिकल का किसी का है एग्जाम्पल, बट आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। ऊपर की साइड में आप प्लस लिखिए, नीचे की साइड में माइनस लिखिए और एक सेंटर पॉइंट बना के आप 10 लोगों का रिस्पॉन्स लिखिए यहाँ। तो इसके बेसिस पे आप एक ग्राफ बना सकते हैं बहुत इजीली। अब आता है मेन जो सोशियोग्राम की जो हम बात कर रहे थे, तो इस तरह से सोशियोग्राम बनता है। फॉर एग्जांपल कि आप देखोगे 1 को किस किसने रिस्पॉन्स दिया, 1 को 4 ने रिस्पॉन्स दिया, 7 ने रिस्पॉन्स दिया, 5 ने दिया, 8 ने दिया, 2 ने 1 को दिया, 1 ने 2 को भी दिया, 6 ने 1 को दिया, 9 ने 1 को दिया। तो हर किसी के आपस में जिसने जिसको भी रिस्पॉन्स किया है उसको आपस में, जैसे 7 ने 10 को दिया है तो आप इसको भी अटैच करेंगे ऐसे, अगर 9 ने 10 को दिया है तो आप इसको करेंगे, और अगर मान लो 3 ने 6 को किया है तो आप इस तरह से करेंगे। तो ये कुल मिला के आप देखोगे एक जाल सा बन जाएगा यहाँ, और उस जाल में आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो लाइनें आ रही हैं वो लाइनें 1 के पास आ रही है, इसका मतलब दैट पर्सन इज पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि कैटेगरी क्या है। तो इस ये एक तरह का आपका सोशियोग्राम है। सोशियोग्राम जो है इस तरह का बनेगा। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 1 और 2 और आपस में रिस्पॉन्स किए हैं, लेकिन आप सबके रिस्पॉन्सेज आपस में कनेक्ट करेंगे तो जिसने जिसको रिस्पॉन्स दिया, अब ये कहां से पता चलेगा कि किसने किसको दिया, वो हमें यहां से पता चलेगा। 1 को किसने दिया, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ने, ये है ना। 2 को किसने दिया प्लस में, प्लस, सिर्फ प्लस रिस्पॉन्सेज की बात कर रहे हैं हम, वहां माइनस की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ प्लस की रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। 2 को किसने दिया, 1 ने दिया, 3 ने दिया और 9 ने दिया और 10 ने दिया। तो हम इस तरह से 2 को 1, 3, 9 एंड 10, तो यहां जाएंगे 2 को किसने दिया, 1, 3, 9 एंड 10, इस तरह से हमने बना दिया। तो जो रिस्पॉन्सेज है 2 को किस किस से मिले, 3 को किससे मिले आपको वो लिखना है, 4 को किस किस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले वो लिखना है, 5 को किस तरह से, ऐसे करके पूरा एक जाल बन जाएगा। और इस जाल के बेसिस को इसको बोलते हैं सोशियोग्राम। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्लीज रिस्पॉन्स। पीपीटी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है, लास्ट वाली पीपीटी होपफुली आपको मिल गई होगी जो हमने प्रैक्टिकल किया था। थैंक यू जूही। ओके, तो इसका मतलब यू आर हैबिचुअल, नाउ यू आर रनिंग ऑन द पाथ ऑफ साइकोलॉजी, यू आर अंडरस्टैंडिंग इजीली। जो फर्स्ट प्रैक्टिकल से लेके अब तक है, मतलब आप इजीली है, कम टाइम में आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। इट्स एक्सीलेंट। ओके, जिसको नहीं मिला है दैट पीपीटी आपको विजन से मेल मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी वहां पे अपडेटेड है जो भी, उससे मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने भेजा था, नहीं है तो यू कैन आस्क इन ग्रुप आल्सो। तो जो लास्ट वाली जो पीपीटी है वो मैंने भेजी थी वहां। नंबरिंग बेसिकली कोड है, आप उसमें कुछ भी दे सकते हो कोड। नंबरिंग का मतलब 1 to 10, दीज आर द कोड बेसिकली। थैंक यू संगीता। ओके,
तो मिल जाएगी पीपीटी, नो इश्यू, आपको पीपीटी मिल जाएगी। और अगर नहीं है, you can find in that WhatsApp group, otherwise you can mail to Vision Institute, और नहीं तो मेरा नंबर है वहां, उसमें आप लिख सकते हैं, मैं आई विल सेंड यू। अब आगे क्या आता है, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है हमें। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 इंटरप्रिटेशन लिख के दी हैं, आपको सारी लिखनी है अपनी प्रैक्टिकल में। जैसे पॉपुलर कैटेगरी, तो उसमें लिखा पार्टिसिपेंट 1, तो 1 जिसको हमने मोहन नाम था, जिसको हमने कोड दिया था, got 7 positive response and 0 negative response, which show that he is most popular and most liked person in the group। तो ये जो पॉपुलरिटी का है, ये हमने रिजल्ट लिख दिया, यहाँ इंटरप्रेट कर दिया हमारी फाइंडिंग्स को, और उसके बेसिस पे लिखा है। तो ये चीजें कहां से लिखी है मैंने, ये चीजें यहां से लिखी है, ये स्कोर को देख के, ठीक है। तो आपको हर किसी पार्टिसिपेंट के, हर किसी कैटेगरी के बारे में आपको लिखना है। इसमें जैसे पार्टिसिपेंट 2 and 4, राजू एंड जैम, गॉट मोर लाइक रिस्पॉन्सेज, लेस नंबर ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, तो ये इस कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है सारे के सारे, ये आपका इंटरप्रिटेशन होगा। उसके बाद में इंटरप्रिटेशन करने के बाद में यू कैन राइट डाउन द कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरा प्रैक्टिकल को समराइज करेंगे, ठीक है, कि आपने क्या क्या किया। आपने 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को आपने कोडिंग दी, कोडिंग के बाद में आपने उनको इंस्ट्रक्शन दी रिस्पॉन्स करने के लिए कि आपको 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव रिस्पॉन्स देने हैं, और यू कैन से 3 लाइकिंग और 3 डिसलाइकिंग बतानी है आपको इस ग्रुप मेंबर्स में। और उसके बाद में जो वो रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद में आपने उनको टोटल किया, यू collected that how many positive responses were given and how many negative responses were given। based on the positive and negative responses, जो काउंटिंग है, उस काउंटिंग के बेसिस पे आपने उनको कैटेगराइज किया, और उसके बेसिस पे इस तरह से मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में ये पर्सन आया, इसमें ये आया, इसमें ये आया। तो एक पैराग्राफ टाइप में यू कैन राइट द कंक्लूजन फॉर योर प्रैक्टिकल। नेक्स्ट यू विल राइट द रेफरेंसेस इन APA6 style। There is a specific style of references you will mention, where you will collect theoretical information about scoring. Suppose you are searching from a website or you are taking help of any book, you will write the references of that particular. In every practical file, you will write these. So hopefully this is easily understandable and you got the point. My contact number is in that WhatsApp group. Ten subject is required because we are talking sociometry is based on group। Actually we are using in group। जब भी ग्रुप की किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सोशियोमेट्री यूज होता है। सो वी नीड ग्रुप। मैंने बताया आपको, आपके 10 फ्रेंड तो होंगे, यू कैन गिव ए ऑब्जेक्टिव दैट हु इज मोर हेल्पफुल और मोर सपोर्टिव, यू वांट टू फाइंड आउट, एंड दिस इज द प्रोसीजर। तो आप उसके बेसिस पे आप उनसे ले सकते हैं रिस्पॉन्सेज एंड यू कैन राइट डाउन। यू Khushbu Jain, you can write down one number of Mr. Amit Gupta. He can help you to add in your group, and he can help you to find out that PPT also. This is 9311052286. 9311052286. Okay, Nirmala Agarwal, I will try to send your number to admin. 5286 है सर, 9311105286। हाँ, ये मैंने कुछ और बोल दिया क्या? आपने 52 नहीं बोला, 2 नहीं बोला। 5286 अमित सर बोल भी रहे हैं, तो आप इनको दे कैन सेंड दैट पीपीटी टू। मैं सर एक पीपीटी आपको भेज दूंगा, आप सब बच्चों को मेल करवा दें।
ठीक है, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू नाउ? आपके रिस्पॉन्सेज से मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया है, एंड फिर भी अगर नहीं समझ में आया यू कैन आस्क, बट मेरा एक सजेशन है आपको, आपकी प्रैक्टिकल नॉर्मली क्या है, 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक है प्रैक्टिकल क्लास 10 की और सारा का सारा मटेरियल एक अलमीरा में रख दिया कि व्हेन द डेट विल कम वी विल राइट। बट मेरी सजेशन है हर प्रैक्टिकल को आप उसी दिन लिखना शुरू करें, ताकि आपको याद रहेगी प्रोसेस, आपको क्योंकि ये चीज आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बनाते हैं, बट एग्जाम में वाइवा जब होता है इंटरनल एक्सटर्नल, उस टाइम पे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिकल फाइल बनाना इज 10 मार्क्स, बट और सारी जो कंडक्शन है, जो आप प्रोसीजर है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें आपको याद तब आएंगी तब आप उसको रिवाइज करेंगे। एंड दिस इज द राइट टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल, यू फोकस टू कंप्लीट। लिखना शुरू कीजिए, खासकर रिजल्ट डिस्कशन कैसे लिखना है, तो इस तरह से आप प्रोसेस रखिए हर प्रैक्टिकल का, जो आप कर सकते हैं अपने पास में। आप ग्रुप में रख सकते हैं अपने आप को, बिल्कुल रख सकते हैं। Julfa, you have to take help from your classmates, or you can find out the recording of these classes from Vision Institute. You can contact to Amit sir. Recording है ये सारी की सारी classes, तो you can take help from them. जिन्होंने attend नहीं की है पहली classes, they can take help from that recordings. You can do in family member, but be careful, because if you are asking liking and disliking, कहीं कोई conflict ना हो जाए। और जो स्पैन ऑफ अटेंशन के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बना रखे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो यूज होते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन में, बट जो हम प्रैक्टिकल अभी कर रहे हैं उसमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका इंस्ट्रूमेंट बेसिकली उसके लिए जो वर्कशीट्स बनानी है वो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको इजी पड़ेगा इस चीज को लेके कि आपको किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको विजन में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आप अपने आप ही उस चीज को बना सकते हैं। तो जो सोशियोमेट्री है, स्पैन ऑफ अटेंशन है, इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनियर या किसी मैनुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन डू योरसेल्फ। नाउ स्पैन ऑफ जो अटेंशन है, व्हाट इज द एम बेसिकली? टू नो हाउ लॉन्ग ए पर्सन कैन कंसंट्रेट और गिव अटेंशन ऑन द वर्क इन डिफरेंट सिचुएशन। बेसिकली इसमें हमें देखना है, वैसे आप सब लोग जानते हैं, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो अटेंशन है, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो आपकी अटेंशन कम होगी ज्यादा? यस, टेल मी। अगर एक पर्टिकुलर काम आप कर रहे हैं लेकिन किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, तो आपकी जो अटेंशन है वो लेस होगी या हाई होगी? मोर अटेंशन होगी। वेरी गुड, किसी ने मोर अटेंशन भी बोला, यानी डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा भी अटेंशन हो सकती है। ओके, तो मोस्टली अगर आप एवरेज पॉपुलेशन को देखोगे तो जो अटेंशन जो है, डिस्ट्रैक्शन का अटेंशन पे इन्फ्लुएंस है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो हमारी जो अटेंशन स्पैन है वो कम होगा, ठीक है। और अगर मान लो हो सकता है कोई पर्टिकुलर हैबिट है, जैसे कि कोई रेलवे में काम करता है, तो रेलवे में काम करना, जो रेलवे में काम करने से वहां में भी हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन वो फोकस्ड होके काम करते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं, लर्निंग हो जाती है उनको, और वो उस चीज को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए डिस्ट्रैक्शन क्या पता साइलेंस हो, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन क्या पता कोई दूसरी तरह की साउंड या किसी दूसरी तरह की सिचुएशन जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या एक पर्टिकुलर वर्क है, उसमें किस तरह का डिस्ट्रैक्शन है, और वो पर्सन की जो अडेप्टेबिलिटी है उसकी, वो किस तरह की है। तो अगर आप देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें पढ़ाई की,
तो हम पढ़ते हैं तो कोशिश होती है कि कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो, क्योंकि लॉन्ग सस्टेन करना एक डिस्ट्रैक्शन के साथ इज डिफिकल्ट दैट वी विल सस्टेन आवर अटेंशन। तो इस चीज को नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल थिंग, डोंट गो इनसाइड, जस्ट द सिंपल थिंग कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारे अटेंशन स्पैन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है, मे बी हो सम स्टूडेंट्स विल से नहीं सर मुझे नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है दैट पर्सन इज हैबिचुअल इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन, लेकिन वो हो सकता है दूसरी कोई और तरह की डिस्ट्रैक्शन हो, उससे उसका अटेंशन स्पैन इन्फ्लुएंस होता हो। ठीक है, तो जो हम ये आज की जो प्रैक्टिकल है अभी की, ये प्रैक्टिकल आपको बताएगी कि किस तरह से अटेंशन जो है डिस्ट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में आता है। सिंपल ये देखना है हमें, कौन किसका डिस्ट्रैक्शन कितना अच्छा है कितना नहीं है। किसी का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है इन्फ्लुएंस ना हो, डिस्ट्रैक्शन की वजह से अटेंशन स्पैन इन्फ्लुएंस ना हो, तो दिस इज पॉसिबल। बट we here, if we will say, if we will ask this question to you, all of you, so you will say yes or you will say no, but उस चीज को प्रूव कैसे करना है? अगर इस चीज को हमें प्रूव करना पड़े तो उसके लिए हमें एक साइंटिफिक एक मेथड यूज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उस चीज को देख पाए, रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन में क्या पता है स्पैन ऑफ अटेंशन ज्यादा हो, कम ना हो, या क्या पता कोई फर्क ना पड़ता हो। तो अलग अलग तरह की रिजल्ट हो सकते हैं, उसकी तरफ आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अटेंशन, जो डिस्ट्रैक्शन का इन्फ्लुएंस अटेंशन पे कैसा हुआ ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो आप बच्चा लेंगे या कोई आप बड़ा लेंगे, कोई भी आप ले सकते हो इसमें सब्जेक्ट, एज लिमिट नहीं है। और उसके बेसिस पे सिंपल आपको एक एक्टिविटी करवानी है उनको, और उस एक्टिविटी के बेसिस पे वी विल काउंट द लाइक कैंसिलेशन लेटर्स विद इन द टाइम। उस टाइम में हमें कैंसिलेशन लेटर्स जो हैं कैंसिल करने हैं, कितने कैंसिल कर पाते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम में जो वो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस बताएगा कि हाँ ये अटेंशन मान लो स्पैन में डिफरेंस है कि नहीं है। वो किसी का कितना भी आ सकता है, किसी का हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस ही ना पड़े, किसी का हो सकता है बहुत इन्फ्लुएंस पड़े। तो मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके ओके, यस, थैंक यू। कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही, तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन। तो जो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, दैट वी नो हाउ लॉन्ग ए पर्सन कैन कंसंट्रेट ऑन द वर्क इन डिफरेंट सिचुएशन। तो वो जो डिफरेंट सिचुएशन वो क्या है, वो हम दो तरह की डिफरेंट सिचुएशन देंगे, एक विदाउट डिस्ट्रैक्शन, एक डिस्ट्रैक्शन, फिर एक विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमें असेस करना है सिंपल इसमें, और आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, यू विल राइट इन योर प्रैक्टिकल अबाउट अटेंशन। आप अटेंशन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, अटेंशन क्या होता है, अटेंशन स्पैन क्या होता है। बहुत सारे मॉडल भी हैं अटेंशन के, आपकी फर्स्ट ईयर की कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बुक में एक चैप्टर भी है अटेंशन पे, तो उसमें से आप अपना मटेरियल ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प इफ यू वांट टू राइट more and more elaborative and more informative, you can collect information from internet also. तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको लिखना है कि स्पैन ऑफ अटेंशन इज द कंसंट्रेशन टाइम ऑन अ टास्क विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। हम जो प्रैक्टिकल जो भी कर रहे हैं उसमें किस तरह का क्या रोल है वो है। तो ये बहुत बड़ी जो नील पोस्टमैन है, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट बनाए हैं। बहुत सारे लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड बनाए हैं। तो उस अटेंशन स्पैन को असेस करने के लिए टेक्निक और रूल्स बनाए हैं जो आज हम करेंगे अभी। तो ये बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं लोगों की, विलियम वुंड है, डोनाल्ड डी ब्रॉडहैंड है, तो इन्होंने अलग अलग तरह पे अटेंशन कंसंट्रेशन पे काम किया है। In your practical, somebody asked to me in first practical की hypothesis क्या लिखेंगे? You can write hypothesis in this. आप लिख सकते हैं यहाँ अगर लिखना चाहें hypothesis।
So there is no relationship between span of attention and quiet environment. There is no relationship of span of attention with little noise. There is no relationship of span of attention with noise. तो ये जो noise है, ये जो sound है, ये जो noise है, ये क्या है? ये आपका एक वेरिएबल है जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है. हमने रिसर्च में भी बात की थी कि इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन परफॉर्मेंस अमंग एमएपीसी स्टूडेंट. तो जो इंटरवीनिंग वेरिएबल हैं, एक्सटर्नियस वेरिएबल हैं, उनका इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस पे आता है विद द टीचिंग मेथड. तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है. तो इसमें जो हम प्रैक्टिकल में ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम नॉइस. तो जो नॉइस है, साउंड है, जो वो साउंड किस तरह से अटेंशन स्पैन को इन्फ्लुएंस करती है, ये चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे हम. You can write hypothesis in your practical कि there is no relationship between span of attention with quiet environment, with little noise and with noise, with high noise you can say. Description में आपको लिखना है basic purpose is to assess the span of attention of subject in 3 different situations: without noise, with little noise and with noise, heavy noise. तो ये 3 सिचुएशन है बेसिकली. दीज आर 3 सिचुएशंस. तो आपको 3 सिचुएशन बनाई है यहाँ कि हम किस तरह से अटेंशन जो है, उस अटेंशन को हम देख पाते हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन इन्फ्लुएंस करती हैं स्पैन ऑफ अटेंशन को. देयर आर 3 शीट्स आपको भी भेजी गई होंगी, 2 भेजी हैं शायद, आप उसको 3 बना सकते हैं. आपको जो शीट भेजी है जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही अल्फाबेट आप लिखें. आप जरूरी नहीं है कि आप सेम शीट यूज करें, आप अपनी खुद की शीट भी बना सकते हैं. तो 3 वर्कशीट हैं बेसिकली अल्फाबेट्स लिखी हुई. आई विल शो यू. वो वर्कशीट्स जो हैं वो आपको बनानी है. उसमें आपको ए, बी और सी 3 तरह की वर्कशीट्स होंगी. हम ए जो वर्कशीट्स है वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे सब्जेक्ट पे विदाउट नॉइज. दूसरी बी जो है वो हम करेंगे विद लिटिल नॉइज. एंड सी जो है विद हैवी नॉइज. और वी कैन से कि हम उसमें थोड़ा और डिस्ट्रैक्शन बनाएंगे. और तीनों का डिफरेंस देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है किस तरह से रिस्पॉन्स करता है इन तीनों शीट्स पे. और उन तीनों शीट्स के डिफरेंस को हम देखेंगे. वो जो डिफरेंस है वो आपका रिजल्ट होगा. उस डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि कौन सा जो सिचुएशन है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, कौन सी सिचुएशन कम इन्फ्लुएंस करती है, और जो स्पैन ऑफ अटेंशन किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. द सब्जेक्ट हैड टू कट डाउन द सेड अल्फाबेट्स. कट डाउन का मतलब कैंसिलेशन है. अगर किसी ने पढ़ा हो, इफ यू आर स्पेशल एजुकेटर और कॉग्निटिव इंटरवेंशन ट्रेनर और यू आर डूइंग एनी वर्क रिलेटेड टू विद चिल्ड्रन, तो आपको पता होगा कैंसिलेशन शीट्स जो है कैंसिल करना है, काटना जिसको बोलते हैं ना. बचपन में गेम खेलते थे कि अल्फाबेट्स लेके आपको इसको क्रॉस करना है. तो वो काटना जो है वो क्या है, वो कैंसिल करना है. कैंसिलेशन शीट्स उसी को बोलते हैं. टाइम लिमिट हैज टू बी नोट डाउन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अटेंशन स्पैन कि जब हम ये तीनों शीट्स एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो हमारा जो टाइम लिमिट है वो सेम होना चाहिए. क्योंकि जो डिफरेंस देख पाएंगे, तो डिफरेंस हम तभी देख पाएंगे जब इसकी जो टाइम लिमिट है वो सेम होगी. जो ड्यूरेशन है, दैट पर्टिकुलर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर शीट विल बी सेम फॉर ए, बी एंड सी. तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जो टाइम लिमिट है वो एक सेम होना चाहिए. स्कोरिंग विल बी डन बाय काउंटिंग द टोटल करेक्ट एंड द टाइम टेकन बाय द सब्जेक्ट. टाइम टेकन हम कॉमन लेंगे और काउंटिंग करेंगे स्कोरिंग की भी कितने कैंसिल किए. सपोज एक सब्जेक्ट ने 100 लेटर्स दिए थे, 100 में से 50 सेकेंड्स में 20 किए, दूसरे सब्जेक्ट ने 30 किए, तीसरे सब्जेक्ट ने, और दूसरी सिचुएशन में मान लो 15 हुए, थर्ड सिचुएशन में 10 हुए. तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो डिस्ट्रैक्शन है उससे नंबर्स कम होते हैं, जो कैंसिलेशन नंबर है वो कम होते हैं. तो ये रिजल्ट हमें पता चलेगा और उस रिजल्ट के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 सिचुएशंस.
क्या क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, बिकॉज यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर प्रैक्टिकल, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि टेस्ट शीट, pencil, eraser, stopwatch is very important for you during this. सब्जेक्ट प्रोफाइल, सपोज ये एग्जांपल दिया हुआ है एक, इस तरह से आप एक सब्जेक्ट की प्रोफाइल, वहां हमने जैसे सोशियोमेट्री में क्या किया था, हमने पूरे ग्रुप का प्रोफाइल लिखा था. देयर आर 10%, व्हाट आर द एज ग्रुप एंड व्हाट आर द लाइक व्हाट जेंडर एंड व्हाट आर द लाइक क्राइटेरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप की भी वो एक क्लासमेट, वो ऑफिस मेट्स थे. यहाँ हम एक ही सब्जेक्ट पे करेंगे ये प्रैक्टिकल, तो हम एक सब्जेक्ट की प्रोफाइल हमें यहाँ लिखनी है, उसकी जितने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यू कैन ऐड, दिस विल बी गुड. प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिपरेशन है. द रिक्वायर्ड मटेरियल वाज कलेक्टेड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट and the subject was made comfortable and informed about the procedure of experiment. This is very important in all practicals. Instructions, all the instructions were given regarding test, that test should be completed as soon as possible. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, टाइम उनको पता नहीं होता, पहली ट्रायल देंगे और पहली ट्रायल में 50 सेकंड इजीली हो जाते हैं, फिर उसको पता चलता है वो टाइम लिमिट भी था. तो आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस उसको देनी है. सब्जेक्ट हैव टू स्ट्रिक्ट ओनली द सेड लेटर्स गिवन इन द एक्सपेरिमेंट. ये ध्यान रखना है कि आपको जो लेटर आप बोलेंगे, आप अपनी शीट बनाइए, अपने लेटर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो वो जो लेटर आप जो बोलेंगे उसी को वो कैंसिल करे, उसी को स्ट्राइक करे. सपोज मैंने जो एग्जांपल के तौर पे बनाई है शीट, उसमें कुछ नहीं है, आप अपनी शीट्स बना सकते हैं, अपने लेटर्स लिख सकते हैं रैंडमली. थोड़ा सा ध्यान रखें कि उनका सीरीज ऐसा ना हो कि इजीली कैचअप हो, रैंडमली आप उनको लिखेंगे. तो जो 3 शीट्स आपको मैं अभी दिखाऊंगा, उसमें आपको कैंसिल लेटर्स कैंसिल करने हैं. कैंसिल का मतलब क्या है, इस तरह से कैंसिल करना, कट करना, उसको काटना. और ये लेटर्स जो हैं, ये ESTBRYCOX, दीज आर रैंडम. आप अपनी प्रैक्टिकल में आप डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स ले सकते हैं. आप अपनी जो शीट्स है, आप उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो वैसे भी जब इंटरवेंशन हम देते हैं, सपोज देयर इज सम कॉग्निशन इशू, अटेंशन कंसंट्रेशन इशू, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू एनहांस अटेंशन एंड कंसंट्रेशन अमंग स्टूडेंट्स. तो उसके लिए हम डिजिट कैंसिलेशन अलग करते हैं, नंबर कैंसिलेशन है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो बड़े स्टूडेंट, जैसे बड़ी क्लासेस, 5th क्लास का स्टूडेंट है और वो अटेंशन और कंसंट्रेशन इशू है, तो उसी के सिलेबस से लेटर ले लेते हैं, वो वर्ड्स ले लेते हैं. सपोज अगर कोई प्लांट का चैप्टर है, तो प्लांट के चैप्टर में हमने प्लांट है, स्ट्रीम है, फोटोसिंथेसिस है, लीफ है. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स वहां से लेके भी हम ले सकते हैं, वर्कशीट्स बना सकते हैं, जो डबल बेनिफिशियल होगा. एक अटेंशन और कंसंट्रेशन के लिए, दूसरा उसके वोकैबुलरी एनहांस होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके. तो दिस इज द एग्जांपल बेसिकली दैट, बट इन योर प्रैक्टिकल यू विल राइट द लेटर्स ओनली. 3 लेटर वी विल गिव टू कैंसिल वन टाइम. ये इसकी थ्योरी भी है, अगर आपने पढ़ी हो तो. जो हमारा मेमोरी जो सिस्टम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में इनिशियली जो लेटर्स हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट टेस्ट हैं उसमें भी आता है कि इनिशियली लेटर हैं, 3 लेटर्स हैं, इजीली कैंसिल हो सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा और उसको डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव 4. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सबको 4 देनी पड़ेंगी. ठीक है. और इफ यू कैन गिव 5, मतलब सिमिलरिटी होनी चाहिए तीनों शीट्स में. जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे उनके अंदर सिमिलरिटी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए उसमें, तो आप उसमें से कोई भी आप दे सकते हैं. दिस इज शीट 1A जो कि विदाउट नॉइस है. मान लो यहाँ अभी डिफरेंस है कि विदाउट नॉइस का मतलब क्या है, कि जो सिंपल वे में किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, साइलेंस एनवायरनमेंट हो, आपको उसको वो शीट देनी है. अब साउंड अगर जहां हम नॉइस के साथ देंगे तो नॉइस क्या होगी, आप चिल्ला सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, आप कोई ऐसे म्यूजिक लगा सकते हैं जो थोड़ा मान लो फास्ट म्यूजिक हो, या थोड़ा इरिटेट करने वाला हो, या थोड़ा जिसकी साउंड पिच जो है फास्ट हो.
तो आप किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आप दे सकते हैं, बट वो डिस्ट्रैक्शन जब आप देंगे, एक जब हैवी डिस्ट्रैक्शन देंगे आप उसमें वो चीज इंक्लूड कर सकते हैं। लिटिल बिट डिस्ट्रैक्शन में यू कैन डू क्लैपिंग, और विदाउट नॉइस में आपको कुछ नहीं करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेम थिंग कि जब हम 3 शीट्स देते हैं, जैसे ये शीट 1 है, ये शीट बी है, शीट सी है, तो ये 3 शीट हैं, तीनों शीट्स में हम यहाँ विदाउट नॉइस, यहाँ विद लिटिल नॉइस एंड यहाँ विद नॉइस, हैवी नॉइस, तो 3 सिचुएशन देंगे हम सब्जेक्ट को। और इन सब्जेक्ट को पहले हम ये शीट देंगे, शीट देने के बाद हमने क्या बोला उनको कि आपको EST लेटर जो है, EST जो लेटर है वो कट करना है इसमें। आप इस शीट पे देखोगे EST कट है, ठीक है, डिपेंड करता है उसने कितना टाइम लिया उसको कंप्लीट करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लेटर मिस किए उसने, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कितने लेटर बीच में मिस हुए हैं और कितने टोटल उसने काउंट किए हैं। तो हमें जो करेक्ट आंसर्स है उनको काउंट करना है, हमें सिंपल उनको काउंट करना है, जैसे इसने किया 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 9 10, इस तरह से हमें काउंट करने हैं। जब विदाउट नॉइस हमने एक पर्टिकुलर टाइम दिया उसको, पर्टिकुलर सेकंड्स दी, उस सेकंड्स में उसने जितने लेटर काउंट किए, कट किए हैं, हमें उनको काउंट करना है एक शीट में। यहाँ क्या है, टेल मी, यहाँ सिचुएशन क्या होगी इन शीट बी, व्हाट विल बी द सिचुएशन, which type of little noise sound you can give, write down in your answer. Soft music, okay. Clapping, very good. Music, playing music, clap, cough, snapping figure, soft sound, TV volume, random noise, laughing. मान लो आपको हंसना पड़ेगा फिर 50 सेकेंड्स के लिए, जो भी आप टाइम देंगे उसमें आपको। कूलर वॉइस, रिंगिंग बेल, वेरी गुड। You also can sing. एग्जैक्टली तो पहली जो सिचुएशन है, पहली शीट दी हमने, कोई नॉइस नहीं था। दूसरी जो शीट दी उसमें हमने लिटिल नॉइस दी। ओके, टेल मी नाउ व्हाट कैन बी हार्ड साउंड मोर देन दिस लिटिल साउंड। लिटिल नॉइस से ज्यादा क्या हो सकता है? लाउड म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, हॉर्न, लाउड, हैवी, जो पॉसिबल हो आपके लिए, जो साउंड पॉसिबल हो, बट देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन दीज 3 सिचुएशन। One situation will be no voice, second will be little noise, and third will be heavy noise. Hanging utensils, okay. Playing drum, अब प्रैक्टिकल के लिए ड्रम लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो वो आपको, मान लो जो थर्ड जो प्रैक्टिकल है, थर्ड जो शीट्स है उसमें आपको वो यूज करना है। अब आप देखोगे कि 3 शीट हमारे पास टोटल कितनी सिचुएशन है? गिव मी आंसर, हाउ मेनी सिचुएशन वी हैव, हाउ मेनी टोटल सिचुएशन वी हैव? Excellent. There are 3 situations. One is without noise, one is with little noise, and one is with full noise. तो जो सिचुएशन, 3 सिचुएशन हैं, हमने 3 ऑप्शन दिए हैं उनको लेटर कैंसिल करने के लिए। आप उनको 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, बट जो थ्योरेटिकल जो प्रिंसिपल है मेमोरी का, जो मॉडल है मेमोरी मॉडल, उसके अकॉर्डिंगली 3 लेटर्स याद रखना इजीली है पूरी शीट्स में से, तो उसके बेसिस पे ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बट जो भी आप देंगे लेटर्स, वो उतना आपको लिखना पड़ेगा कि आपको तीनों सिचुएशंस में आपने इतने लेटर्स दिए एंड सेम टाइम में। आप उसको, अगर आप शीट्स बड़ी बनाते हैं, यू कैन गिव टाइम 1 मिनट, और आप छोटी बनाते हैं, यू कैन गिव 50 सेकेंड, 40 सेकेंड,
क्योंकि आप एक बार खुद करके देखिए कि एक शीट में आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है, रैंडमली कितना टाइम लगता है, जो भी आप टाइम देंगे वो सेम टाइम होना चाहिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको इतना ही, आप अगर 2 मिनट देते हैं एक शीट को तो वो इजीली कर लेंगे। तो आपको उसको कंबाइन करना है, बैलेंस बनाना है कि किस तरह से आप उस टाइम को मैनेज कर पाएंगे। सेकंड, नेक्स्ट, ये जो 3 शीट्स हैं, ए शीट ए, जो हमने यहाँ शीट ए में ये लेटर, शीट बी में ये लेटर और शीट सी में ये लेटर कैंसिल करने के लिए दिए सब्जेक्ट को। आप ये कोई भी लेटर आप ले सकते हैं। इसमें पहले सब्जेक्ट में, पहले में EST उसने कट किया, सब्जेक्ट ने कैंसिल किया। दूसरी जो शीट है BRY कट किया। अब जैसे कि ये एरर है T, ये काउंट नहीं होगा कट, ठीक है, BRY है। अब देखोगे आप तो शीट में दूसरा लेटर होगा तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे, सिंपल वही लेटर काउंट करेंगे जो लेटर आप देंगे। ये शीट सी है जिसके अंदर आपने COX को आपने उसको कट करने के लिए दिया, ठीक है। तो ये तीनों शीट्स आपको देनी है और इसके बाद में आपको इन एवरी प्रैक्टिकल यू विल राइट इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट गिवन बाय सब्जेक्ट, हाउ ही शी वाज फीलिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, जो उसको कैसा लगा वो 2 या 3 4 लाइन में आपको लिखवाना है। आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिकल कंडक्ट, मान लो आप कंडक्ट किया आप पे, तो ये आपको कैसा लगा, वो सिंपल लाइन लिखवानी है 3-4, जो भी वो बोले वही वर्ड्स लिखने हैं आपको। XYZ individualized the experiment. She was very curious to know her span of attention. तो you will write the introspective report in this like this कि उसने क्या बोला, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत क्यूरियस था, उसको अपना स्पैन ऑफ अटेंशन पता चला। तो ये क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आप प्रैक्टिकल में लिखेंगे। तो दिस इज द स्कोरिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 60 सेकंड सबको दिए गए। शीट ए में सिचुएशन थी विदाउट नॉइज, टाइम जो दिया था वो 60 सेकंड था और टोटल करेक्ट रिस्पॉन्स उसने 30 किए, यानी कि जो टोटल करेक्ट रिस्पॉन्सेज है इसमें, टोटल जो कट किया है वो कट 30 किया उसने। ये सारे के सारे जो कट कर रखे उसको अगर काउंट करेंगे तो वो कितना 30 कट किया उसने, ठीक है। दूसरी जो सिचुएशन है उसमें 60 सेकंड सेम टाइम दिया लेकिन लिटिल नॉइज के साथ दिया, तो उसने सेम सेकंड में 26 कट किया। थर्ड जो सिचुएशन है उसमें हार्ड साउंड दिया, उसमें उसने 60 सेकंड में 21 कैंसिल किया, कट किया लेटर। तो वैसे तो ये डिफरेंस यही पता चल रहा है कि जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन बढ़ा है वैसे वैसे जो उसकी परफॉर्मेंस, जो उसके जो कट किया है उसने, जो काउंट किया हमने, वो नंबर जो है वो काउंटिंग जो है वो कम होती गई है, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है, आप पूछोगे क्वेश्चन, नहीं सर हो सकता है ज्यादा हो, तो ओके नो प्रॉब्लम, जो भी होगा आपको वो लिखना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अच्छे से एडमिनिस्टर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं डिक्रीज होता हुआ, एक कम होता हुआ पता चलेगा आपको अगर आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है रिलेटेड टू अटेंशन, तो आपको उसमें देखोगे तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। यस, वी विल काउंट ओनली लेटर्स। नॉर्मली जितने भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट देखोगे उसमें डिजिट या नंबर्स ही होते हैं, तो आप नंबर्स भी ले सकते हो उसमें, आप डिजिट भी ले सकते हो। बहुत ज्यादा ऐसे लगे कि आप इलिटरेट पॉपुलेशन है, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट है लिया और वो एजुकेटेड नहीं है, दैट पर्सन डोंट नो अबाउट अल्फाबेट्स और डोंट नो अबाउट द नंबर, यू कैन गिव शेप और यू कैन गिव फ्रूट्स, यू कैन गिव एनीथिंग, यू कैन गिव। जब आप दोगे तो तीनों को सेम दोगे, बट जो जितनी भी रिसर्च हुई है, साइंटिफिक रिसर्च हुई है, वो डिजिट और अल्फाबेट्स कैंसिलेशन पे ज्यादा हुई है। तो कोशिश करो कि आप अल्फाबेट्स दो। किसी को हिंदी आती है तो हिंदी के लेटर्स आप दे दो, उर्दू आती है उर्दू के लेटर्स आप दे दो, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, सिर्फ जो कट किया है हमें सिर्फ उसको काउंट करना है, ठीक है। आपको इन तीनों शीट्स में सिमिलरिटी होनी चाहिए, जितने लेटर्स आप काउंट करोगे
ये जो नंबर दिए हैं, नंबर का मतलब सिंपल इसलिए है कि आपको पता चले कितने लेटर्स आपने इसमें दिए हैं, ठीक है। सेम आप दूसरे उसमें भी आप इतने ही लेटर देंगे, थर्ड में भी आप उतने ही लेटर्स देंगे जितने ये लेटर्स हैं, यानी कि जो 200 है, 200 है, 200 है। नंबर्स जो है सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। सिंपल हम सिचुएशंस को चेंज कर रहे हैं, सिंपल हम सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज तीनों शीट्स में आपको बैलेंस बनाना है, सिमिलरिटी रखनी है उसमें आपको, ठीक है। तो जो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा हाउ यू विल इंटरप्रेट, जैसे इस तरह से आ गया, आपको रिजल्ट में सिंपल लिखना है, कोई बड़ा टेक्निकल नहीं है इसमें। आपको रिजल्ट जो लिखने हैं स्कोरिंग के बाद इंटरप्रिटेशन लिखनी है, उस इंटरप्रिटेशन में आप लिखोगे XYZ जो नाम है सब्जेक्ट का was given sheets to respond of 60 seconds. She responded well in situation 1 without noise. The correctness of her responses was reduced with the increase in noise. तो आपको यहाँ लिखना है इन जैसे रिजल्ट में आप लिखेंगे आगे इंटरप्रिटेशन के बाद आप लिखेंगे कि सब्जेक्ट गिव रिस्पॉन्स इन ए शीट, जिस तरह से इस टेबल को एक्सप्लेन करना है आपको वर्ड्स में कि सब्जेक्ट शीट ऑन शीट ए विदाउट नॉइज सिचुएशन आफ्टर 60 सेकेंड he or she was able to cancel the letters 30. In second, in sheet B, without little noise, with little noise, after 60 seconds, the subject cancel the 26 letters. In sheet number C, third sheets, with noise, after 60 seconds, subject cancel the letter of 21. This result show that the number of cancellation letters decrease due to the distraction or different type of noise in during the administration. सिंपल वे में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ये मैं मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपको इस टेबल को एक्सप्लेन करना है, जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये रिजल्ट है बेसिकली। इससे पता चलता है कि जो नंबर्स हैं, जो लेटर्स हैं वो कम हुए हैं ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, नॉइस जो हमने दी है। कंक्लूजन में आप लिखेंगे इट कैन बी कंक्लूड दैट नॉइस इफेक्ट द स्पैन ऑफ अटेंशन। हमारा जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस किसी ने लिखा था, तो जो हमने नल हाइपोथेसिस बना रखे थे वो हमारा रिजेक्ट हो गया है, तो अब वो हमें यहाँ लिखना है it can be concluded that noise affects the span of attention. Hence, there is a significant relationship between noise and attention span. और फिर आप थोड़ा सा उसके बारे में आप लिख दीजिए कि आपने 3 ट्रायल दी थी, 3 शीट्स दी थी, उसमें जो नंबर हैं वो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस वो कम हुए हैं। फर्क हमारा ये भी नहीं है यहाँ ये कि भी कम होता है, हमें सिर्फ इन्फ्लुएंस देखना है, इफेक्ट देखना है कि नॉइस इफेक्ट करती है कि नहीं करती, तो वो रिजल्ट आपको कंक्लूड करके यहाँ लिखना है आपको उसमें, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस हैं, जो भी आप अपना रेफरेंसेस लोगे वो रेफरेंसेस आपको लिखने हैं अपनी बुक का, आपकी हैंड बुक जो अपने बुक्स हैं आपकी बुक्स का लिख सकते हो कि भी ब्लॉक 3 यूनिट 2 पेज नंबर इतने से इतना अटेंशन के बारे में आपने लिखा इंट्रोडक्शन में, यू कैन मेंशन दैट, ठीक है। तो दिस इज सिंपल। मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपको। टिल नाउ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी। एनी 3 अल्फाबेट्स? यस, आपको 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं। पिंकी ठाकुर, ऑलरेडी वी हैव टेकन थ्योरी क्लासेस ऑन नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिस हाइपोथेसिस में नो लिखा हो उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं सिंपल वे में। आप ये टाइप भी कर सकते हैं, ये लेटर्स जो हैं आप टाइप करके भी अपनी शीट्स बना सकते हैं। आप 4 लेटर दे सकते हो, आप टाइम इंक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो, बट आइडियल जो टाइम है एक पर्टिकुलर शीट्स को कंप्लीट करने का, अगर साइंटिफिकली आप देखोगे तो स्पेसिफिकली
50 to 60 seconds are enough. एज रेंज कुछ भी हो सकती है इसमें, बट कोशिश करो बच्चे मिलें. करेक्ट लेटर्स को, रीना, करेक्ट लेटर्स को काउंट करना है कि कितने लेटर्स को कैंसिल किया. इनकरेक्ट लेटर्स को आपको काउंट नहीं करना है. यस, आपको जितने भी लेटर्स दिए हैं उसमें से कितने लेटर्स को कट किया. बट ये ध्यान रखना है आपको कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो लेटर उस शीट्स में मेंशन होने चाहिए. कभी आप कोई दूसरे लेटर्स दे दो या बहुत कम दे दो, तो रेंडमली करना है आपको. अगर मान लो 200 लेटर्स हैं तो 3 लेटर्स का जो प्रोपोर्शन है वो कितना होना चाहिए, उतना कम से कम उसमें मेंशन होना चाहिए. Yes, you have to make this chart. You have to add these sheets in your practical file. You will make the table also. टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सुबह होना चाहिए, शाम को होना चाहिए. हार्डली ये हाफ एन आवर लगेगा कंप्लीट करने में आपको प्रैक्टिकल. एक पेज पे जितने भी लेटर्स आए उतना आप कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हाइपोथेसिस कई प्रैक्टिकल में लिखा जाता है, कई प्रैक्टिकल में नहीं लिखा जाता. हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही करते हैं. तो इफ यू गेट दैट, इफ यू वांट टू राइट हाइपोथेसिस यू कैन राइट. आप ज्यादा कम कर सकते हैं लेटर्स. जैसे अभी देखोगे इसको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है एनहांस करने के लिए आप लेटर्स बढ़ा सकते हैं, आप फोंट छोटा कर सकते हैं लेटर्स का. ठीक है, तो जब हम इंटरवेंशन है, अटेंशन कंसंट्रेशन एनहांसमेंट का प्रोग्राम करते हैं तो हम उसमें जो जर्नल टू स्पेसिफाई करना होता है, तो उसमें क्या है, पहले हम बड़े बड़े लेटर्स देते हैं, फिर उसका फोंट छोटा कर देते हैं, फिर उसमें हम मिक्स कर देते हैं, इंग्लिश हिंदी में नंबर्स मिक्स कर देते हैं, फिर कुछ शेप्स इंक्लूड कर देते हैं. तो धीरे 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 वो बहुत इफेक्टिव रहता है बच्चों में. और आज के दिन आप देखोगे तो अटेंशन कंसंट्रेशन का इशू ज्यादा रहता है, बच्चा डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा होता है. क्लास रूम में भी जो है, जो पर्टिकुलर उसका अटेंशन जो है अगर डिस्ट्रैक्टेड है तो इस बेनिफिशियल है. बच्चा अगर अपना ध्यान सस्टेन नहीं कर पाता, अटेंशन कंसंट्रेशन स्पैन कम है तो भी कर सकते हैं. हाइपर एक्टिविटी है तो भी हम इस टाइप की टेक्निक को यूज कर सकते हैं टू एनहांस अटेंशन एंड कंसंट्रेशन. ठीक है, क्योंकि अटेंशन और कंसंट्रेशन एनहांस होगा तो इंटरेस्ट डेवलप होगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी. तो वो साइकोलॉजिकली जितने भी कॉग्निटिव इंटरवेंशन है, ब्रेन जिम और कैंसिलेशन शीट्स, और ये बहुत बड़ा रोल रहता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, दोनों के लिए. सीक्वेंस रैंडमली है मनीषा, देयर इज नो सीक्वेंस. यू कैन राइट डाउन योर ऑन योर चॉइस, कुछ भी आप लिख सकते हैं. लिटिल नॉइस और नॉइस सिचुएशन जो है, विद नॉइस जो है, उसमें लिटिल नॉइस में क्या है कि कम साउंड आनी चाहिए, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए थे. और विद नॉइस मीन लास्ट वाला जो है उसमें हैवी नॉइस है, मतलब हार्ड थोड़ी सी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए साउंड. थैंक यू नीतू. राइट रॉन्ग आंसर इसमें कुछ नहीं है, सिंपल हमें शीट्स देनी है, उस शीट्स में जितने लेटर्स कट होते हैं उस लेटर्स को हमें काउंट करना है. प्रोपोर्शन का मतलब ये बताया था कि जो 3 लेटर्स हैं वो 3 लेटर्स जब दूसरे जितने लेटर्स लिख रहे हो, सपोज आपने बहुत सारे लेटर्स लिखे, तो उस लेटर्स में नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं, जो ये
3 लेटर्स का प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 4 ही जगह लिखा ये और बहुत सारे लेटर दूसरे लिख दिए, या और बहुत सारे दूसरे लेटर कम लिखे और यही लेटर बहुत ज्यादा लिख दिए। सेम प्रोपोर्शनेट शुड बी इंक्लूड इन ऑल 3 शीट्स। मतलब कहने का मतलब जो शीट्स आप बनाएंगे उसमें सिमिलर, ऐसा नहीं कि आपने विदाउट नॉइस वाला है उसमें आपने कम दे दिए और विद नॉइस वाला उसमें ज्यादा दे दिए, तो इस नहीं होना चाहिए। नॉइस सिचुएशन रखनी है बिल्कुल है। विजुअल परसेप्शन से रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट हैं और मेमोरी से रिलेटेड भी हैं कि मान लो हम अल्फाबेट्स देते हैं फिर उसको दोबारा शीट्स देते हैं तो उसको किस तरह से वो याद रहे नहीं रहे। practical you will write the simple are cancelled by subject, we will count and we will compare with 3 sheets and we will find out the result. मृता कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप बच्चों के साथ करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा यहाँ डिस्ट्रैक्शन जो है कितना इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को। और बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं, वैसे आप गूगल करो, यूट्यूब करो, देर आर सो मेनी टेक्निक टू एनहांस अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, बट इन दिस वी आर यूजिंग कैंसिलेशन शीट्स। नेम कैंसिलेशन शीट्स टेक्निक्स होती हैं जो हम बच्चों के अटेंशन और कंसंट्रेशन एनहांस करने के लिए यूज करते हैं इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया ये प्रैक्टिकल। दिस इज वेरी इजी, कोई इसमें ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। प्लीज राइट योर रिस्पॉन्सेज यस और नो जो भी है।